दरवाजा खोलो। दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। अंदर ये शस्त्रधारी देख रहे हो, बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो। फिल्म की शुरुआत होती है लखनऊ शहर से, जहां एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक का तबादला हुआ है। अमेय एक ऐसा अफसर है जो किसी भी हालात में ना तो रिश्वत लेता है, ना ही राजनीतिक दबाव में आकर अपने कर्तव्य से समझौता करता है। उसके लिए कानून सर्वोपरि है और उसकी जिंदगी सच्चाई के उसूलों पर टिकी है। यही आदर्श उसे अपने साथियों और समाज में अलग बनाते हैं। लेकिन साथ ही उसे लगातार ट्रांसफर और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। एक रात अमेय को एक गुप्त पत्र प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि लखनऊ के एक बेहद ताकतवर नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊ जी के पास बेहिसाब काला धन छुपा हुआ है। ताऊ जी न सिर्फ एक अमीर और रुतबेदार व्यक्ति हैं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक ताकत का भी केंद्र है। वे इतने प्रभावशाली हैं कि कोई भी सरकारी विभाग उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अमेय इस सूचना को गंभीरता से लेता है और अपनी ईमानदारी और बहादुरी के साथ इस पर कार्यवाही करने का निर्णय करता है। अगले ही दिन तड़के अमेय अपनी इनकम टैक्स टीम के साथ ताऊ जी के आलीशान हवेली नुमा घर पर रेड मारता है। यहां से फिल्म असली मोड़ पर आती है। ये रेड केवल एक औपचारिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह 3 दिनों तक चलने वाली मानसिक, नैतिक और सामाजिक लड़ाई बन जाती है। एक सच्चे अफसर और एक भ्रष्ट नेता के बीच शाहूजी शुरू से ही अमेय को हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि जैसे बाकी अफसर रिश्वत लेकर पीछे हट जाते हैं, वैसे ही अमेय भी दबाव में आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अमेय घर की गहराई में छुपाए गए खजानों तक पहुंचता है, ताऊ जी की चिंता बढ़ने लगती है। अमेय को तिजोरियों में छिपाया गया सोना, नकदी, गहने और संपत्ति के दस्तावेज मिलते हैं। ताऊ जी और उनका पूरा परिवार यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई अफसर इतनी ईमानदारी और हिम्मत के साथ खड़ा हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान फिल्म सिर्फ कागजों और संपत्ति की जांच की कहानी नहीं दिखाती, बल्कि यह उस मानसिक युद्ध को भी दर्शाती है जिसमें दोनों पक्षों के इरादे, ताकत और विचारधाराएं आमने सामने खड़ी होती है। ताऊ जी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करते हैं। वह मंत्रियों को फोन लगवाते हैं, लोकल अधिकारियों को बुलवाते हैं और यहां तक कि राष्ट्रपति तक बात पहुंचाने की धमकी देते हैं। लेकिन अमेय ना डिगता है, ना डरता है। रेड के दौरान फिल्म में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। ताऊ जी के घर की औरतें, जिनमें से कुछ इस गोरख धंधे का हिस्सा है और कुछ ऐसे ताऊ जी की बहू जो अपने ससुर की असलियत जानकर अंदर से टूट चुकी है। बहू अंततः अमेय को गुप्त तहखाने के बारे में जानकारी देती है, जिससे रेड का असली मकसद पूरा होता है। यह दिखाता है कि हर बुराई की दीवार के पीछे भी कोई ना कोई सच का दरवाजा होता है। फिल्म में अमेय का पारिवारिक जीवन भी बहुत ही सहज और संवेदनशील ढंग से दर्शाया गया है। उनकी पत्नी उन्हें मानसिक रूप से समर्थन देती है। जब ताऊ जी के गुंडे अमेय को मारने की धमकी देते हैं और उसकी पत्नी पर हमला करने की योजना बनाते हैं, तब भी अमेय अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। फिल्म दिखाती है कि एक सच्चा अफसर सिर्फ खुद से नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार भी बलिदान की उम्मीद करता है और वह बलिदान पूरे आत्मविश्वास से मिलता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में ताऊ जी गुंडों के जरिए अमेय की हत्या करवाना चाहता है, लेकिन इसी समय एक आम नागरिक जो अमेय की ईमानदारी से प्रभावित होता है, समय पर पहुंचकर उसकी जान बचाता है। यह दृश्य बहुत ही प्रतीकात्मक है। यह दर्शाता है कि जब कोई सच्चा के लिए खड़ा होता है तो समाज खुद उसकी रक्षा करता है।
रेड पूरी तरह सफल होती है। ताऊ जी का सारा काला धन बरामद होता है और कानून का सामना करने से वह बच नहीं पाता। अंत में सिस्टम के भीतर भी ईमानदारी की एक जीत दिखाई देती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक अकेला इंसान अगर निडर होकर सच्चाई के साथ खड़ा हो तो सबसे शक्तिशाली भ्रष्टाचार को भी हिला सकता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी 80 के दशक का माहौल, बैकग्राउंड म्यूजिक और खासकर अजय देवगन की आंखों में झलकती दृढ़ता सब मिलकर फिल्म को एक यादगार अनुभव बनाते हैं। रेड कोई फिक्शनल मसाला फिल्म नहीं है। यह उस सच्चाई को दिखाती है जो आज भी बहुत से सरकारी सिस्टमों में दबाई जाती है। लेकिन फिल्म हमें भरोसा दिलाती है कि अगर एक अमेय पटनायक हो सकता है तो कई और भी हो सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत और नियत की।